हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें हिंदी आनी है और हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास आनी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम यहाँ पर आदिकाल, देखो दोस्तों, वीडियो ज़रूर लंबा होगा, बट हम यहाँ पर अभी आदिकाल को शुरू करेंगे, और जब तक आदिकाल ख़त्म नहीं होता है तब तक हम आदिकाल को ही शुरू करेंगे, और वो पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को रोज़ अपडेट करेंगे, रोज़ हम वीडियो लोड करेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब से आदिकाल नहीं ख़त्म होगा तब तक आदिकाल का वीडियो आप लोगों के पास जाता रहेगा, और आदिकाल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर उसके बाद आधुनिक काल को कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आदिकाल शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आदिकाल के कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, पहला टॉपिक क्या है आपका, पहला आपका क्या है, पहला देखिए, आदिकाल को हिंदी साहित्य का जन्म काल, शिशुकाल और प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? जन्म काल, शिशुकाल और प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों देखिए, फैक्ट क्या है, दूसरा देखिए, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, तो उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, क्या है तीसरा? देखिए, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। दोस्तों, अगला फैक्ट देखिए क्या है, अगला फैक्ट आपका है, हिंदी साहित्य की आदिकालीन सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की आदिकालीन सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, इसको भी देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अवहट्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उत्तर अपभ्रंश को, ये देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या फिर अवहट्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, इस फैक्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, अगला फैक्ट देख लीजिए क्या है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी की आरंभिक रूप को अवहट्ट कहकर पुकारा है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर किसने पुकारा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा है। किसको पुकारा है? आदिकाल को पुकारा है। तो दोस्तों फिर से नोट कर लीजिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। देखिए दोस्तों, पुरानी हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। देखिए, पुरानी हिंदी या फिर अपभ्रंश मतलब एक ही है, तो यहाँ पर पुरानी हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। दोस्तों फिर से समझ लीजिए, आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से
लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला है 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की वरुण कहानी है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि 8वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के मध्य की बात है। यहाँ पर भारतीय इतिहास में देखिए क्या था, उस समय राजाओं का शासन चल रहा था। तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी कि उस समय हिंदू सत्ता धीरे धीरे यानी हिंदू का जो सत्ता था वो धीरे धीरे क्षय होने लगा, कम होने लगा, और इस्लाम सत्ता धीरे धीरे उदित होने लगा। यानी उस समय का ये सिचुएशन था। यानी कि इस्लाम राजनीतिक हिंदू सत्ता धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता धीरे धीरे उदय होने की वरुण कहानी है उस टाइम में। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल के समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। दोस्तों इसको फिर से देख लीजिए। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल की समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। दोस्तों आइए देखते हैं आदिकाल का सीमांकन। देखिए विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा की विचारधारा को निम्नानुसार स्वीकार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार यानी विभिन्न इतिहासकारों ने आदिकाल का जो समय सीमा है उसको अलग अलग बताया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो समय माना है वो 643 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा ईस्वी में है, ठीक है। यदि विक्रम संवत में आपको लिखना है तो इसमें क्या करना है, 57 वर्ष जोड़ देना है। समझ में आया, प्लस 57 आपको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी आपको ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विक्रम संवत हो जाएगा। तो यानी 643 ईस्वी है, 57 जोड़ देंगे तो 700 विक्रम संवत से 1457 विक्रम संवत तक, ठीक है। तो ये हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन का समय होगा। तो दोस्तों फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, ईस्वी और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। यदि आपका ईस्वी इस समय 643 ईस्वी है तो उसमें उसको विक्रम संवत में लिखेंगे तो 57 वर्ष जोड़ कर लिखेंगे। दूसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का जो समय सीमा बताया वो 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक जो है वो मिस्र बंधुओं ने समय सीमा बताया आदिकाल का। अगला दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। देखो राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी से लेके 760 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक का समय बताया है आदिकाल का। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो फेमस है वो विक्रम संवत में फेमस है। तो आप विक्रम संवत में जोड़ेंगे तो 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। दोस्तों फिर से 1050 विक्रम संवत से लेके 1375 विक्रम संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। ईस्वी में तो यहाँ पर है ही, आपको विक्रम संवत में भी हम बता दिए। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल ने 1000 ईस्वी से लेके 1343 ईस्वी तक माना है आदिकाल का समय। तो डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल के अनुसार 1000 ईस्वी से लेके 1043 ईस्वी तक माना गया है। आइए दोस्तों देखते हैं आदिकाल का नामकरण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आदिकाल का बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत अलग अलग तरह से नाम दिया है, लेकिन सभी को हम आदिकाल के ही नाम से जानेंगे। बट आदिकाल का नाम कितना है वो आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है, आदिकाल, यानी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल नाम दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया है, बीजवपन काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, आदिकाल का उन्होंने संधि काल व चारण काल नाम दिया है। दोस्तों
राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। दोस्तों सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अब दोस्तों मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल, यानी आदिकाल को उन्होंने आरंभिक काल कहा है। देखिए गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? वो प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल, यानी आदिकाल का नाम जो है प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल के नाम से पुकारा है। अगला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? अपभ्रंश काल, यानी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है आदिकाल का क्या नाम दिया है? आदिकाल का नाम चारण काल नाम दिया है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी ने अंधकार काल नाम दिया है, यानी आदिकाल का अंधकार काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया है। अगला दोस्तों क्या है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने जयकाव्य काल कहा है, यानी कि आदिकाल का जयकाव्य काल नाम किसने कहा है? तो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने कहा है। अगला दोस्तों रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? संक्रमण काल नाम दिया है। अगला दोस्तों क्या है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने भी क्या दिया है? आदिकाल का नाम संक्रमण काल, यानी कि संक्रमण काल जो है रामखिलावन पांडे जी भी नाम दिया है और हरिश्चंद्र वर्मा जी ने भी नाम दिया है। अगला दोस्तों क्या है? मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। दोस्तों अगला है शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? प्राचीन काल नाम दिया है। अगला है वासुदेव सिंह ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? उद्भव काल, यानी उद्भव काल आदिकाल का नाम किसने दिया? तो वासुदेव सिंह ने दिया है। अगला दोस्तों क्या है? राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम क्या दिया है? तो संक्रांति काल नाम दिया है। दोस्तों अगला देखिए, शैलेश जैदी ने आदिकाल को क्या कहा है? आविर्भाव काल कहा है, यानी आविर्भाव काल किसने कहा है? तो शैलेश जैदी ने कहा है। दोस्तों अगला क्या है? हरीश ने आदिकाल को क्या बोला है? उत्तर अपभ्रंश काल, यानी उत्तर अपभ्रंश काल आदिकाल का नाम किसने दिया है? तो हरीश हो जाएंगे। अगला दोस्तों देखिए, बच्चन सिंह ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल या फिर जाति साहित्य का उदय। लास्ट दोस्तों क्या है? श्याम सुंदर दास ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? वीर काल या फिर अपभ्रंश काल। तो दोस्तों इतने सारे इतिहासकारों ने इतने अलग अलग नाम सब दिए, लेकिन सब आदिकाल के, यानी मेन ये आदिकाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन आदिकाल का इतने सारे इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम दिया है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में कोई त्रुटि हो, कोई कमियां हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।